नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपनी यूट्यूब चैनल जीएच कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के मैदानी भागों की। जो भारत के मैदानी भाग हैं उसमें सबसे विशाल मैदान है उत्तर भारत का विशाल मैदान है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह मैदान भारत की मुख्य भूमि के उत्तर में हिमाच्छादित शिखरों, हिमानियों, गहरे खड्डों एवं विस्तृत घाटियों से लेकर मध्य में गंगा के मैदान, पश्चिम में सिंधु के मैदान, पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मैदान तक फैला हुआ है। साथियों, इसे उत्तर भारत के विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर एवं चौड़ाई 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है। यह मैदान जलोढ़ अवसादों से निर्मित है। इसमें जलोढ़ों का निक्षेप 2000 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। साथियों, 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर तक की जो भूमि है मैदान के क्षेत्र में, वह नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ों से निर्मित है। इन मैदानों में अत्यंत उच्चावच अत्यंत समान है। उच्चावच मतलब ऊंचा नीचा भूमि की मात्रा कहीं अधिक भी नहीं है। सबसे अधिक ऊंचाई इसकी कहीं भी 204 मीटर से अधिक नहीं है। अम्बाला का जो क्षेत्र है, पंजाब में स्थित अम्बाला, वह इस मैदानी भाग में एक जल विभाजक का कार्य करता है। इससे पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं और पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्रदेश है भावर प्रदेश। यह क्षेत्र शिवालिक की तलहटी में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत है। इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है। कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण इसमें इतनी पारगम्यता है कि नदियां यहां विलीन हो जाती हैं। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। साथियों, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र है जहाँ पर कंकड़ पत्थरों की मात्रा अधिक है और नदियों की जलधारा हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। ये लगता है जैसे कोई छोटा सा नाला बह रहा हो, तो कंकड़ पत्थरों में ये विशाल जलराशि समाहित हो जाती है और हमें कंकड़ पत्थर ही दिखाई देते हैं। तो परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में, मैदानी भाग के किस क्षेत्र में नदियाँ विलीन हो जाती हैं, तो आपको याद रखना है वह क्षेत्र है भावर प्रदेश। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यहाँ पर पथरीली ज़मीन है, पत्थर और कंकड़ पाए जाते हैं। आप देखते हैं तराई का जो शिवालिक की तलहटी है, उसमें ये सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक विस्तृत है। साथ ही हमने हिमालय के बारे में, जो पर्वतीय भाग, उसके बारे में पढ़ा था। ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और अंत में जो जिसकी ऊंचाई कम हो जाती है उसे शिवालिक कहते हैं। शिवालिक के नीचे से ही ये भावर प्रदेश शुरू हो जाता है। साथ ही अब हम दूसरे भाग की बात करते हैं, तो दूसरा भाग है तराई प्रदेश। यह भावर के दक्षिणी भागों में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पीटी है। अधिक आर्द्रता एवं वर्षा के कारण यह क्षेत्र प्रायः दलदली क्षेत्र है। भावर प्रदेश की लुप्त नदियां यहां पुनः सतह पर आ जाती हैं, परंतु उनकी गति धीमी रहती है क्योंकि ये मैदानी भागों का रूप लेना शुरू कर देता है और नदियों की विशाल जलराशि हमें इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है। तराई प्रदेश में घने वन पाए जाते हैं एवं जैव विविधता का भी अधिकता पाई जाती है। जैव विविधता साथियों प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की प्रजातियों से है, तो सर्वाधिक प्रजातियां मैदानी भागों में इस तराई प्रदेश में ही पाई जाती हैं। दलदली होने के कारण और वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ मच्छरों का प्रकोप होता है, इसलिए इस क्षेत्र को मलेरियाग्रस्त क्षेत्र भी कहते हैं। परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस क्षेत्र को मलेरियाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं। यहाँ मच्छरों का प्रकोप अधिक पाया जाता है, तो हमें याद रखना है कि उत्तरी मैदान के तराई प्रदेश में मच्छरों का
प्रकोप अधिक पाया जाता है, इसीलिए इस प्रदेश को मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र भी कहा जाता है। साथियों, आगे हम बात करते हैं इसका तीसरा भाग, जिसे हम बांगर प्रदेश कहते हैं। यह मैदानी भागों का अवैध भाग है, जहाँ सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। पुराने जलोढ़ों से निर्मित बांगर प्रदेश में कंकड़ व रेत की अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जहाँ इस प्रदेश में कंकड़ पत्थरों के कारण असमतल व उच्च भूमि बन गई है, उसे स्थानीय नाम भूड़ दिया गया है। उदाहरण के लिए गंगा यमुना दोआब के ऊपरी भाग में यह भूड़ निक्षेपों के रूप में मिलता है। साथ ही इसके चौथे भाग की हम बात करते हैं तो खादर प्रदेश। यह नबील जलोढ़ों से निर्मित मृदा है। यहाँ बाढ़ प्रायः प्रत्येक वर्ष नई उर्वर मिट्टी लाती रहती है, अतः इस प्रदेश को कछारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान भी कहा जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस क्षेत्र को कछारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान भी कहा जाता है, तो वह है खादर प्रदेश। प्रतिवर्ष नवीन मृदा से निर्मित क्षेत्र, उसको भी हम खादर प्रदेश कहते हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें याद रखना है। और इसी खादर प्रदेश में ही डेल्टा का विस्तार होता है। जैसे पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वह खादर प्रदेश ही है। साथियों, आगे हम बात करते हैं तटवर्ती मैदान की। भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी तट जो बंगाल की खाड़ी से सटा है और पश्चिमी तट जो अरब सागर से सटा है, यहाँ पर भी मैदानों की पतली सकरी पेटियाँ पाई जाती हैं। पूर्वी भाग पर उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक जो पतली पट्टी है उसे हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिमी भाग में गुजरात के काठियावाड़ से नीचे तमिलनाडु तक जो पट्टी विस्तृत है मैदानी भाग की, उसे हम पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य यह एक सकरी पट्टी है और पूर्वी घाटी प्रदेश यह हमारे उड़ीसा से तमिलनाडु तक यह भी एक पश्चिमी घाटी की अपेक्षा कुछ चौड़ी, किंतु फिर भी यह एक सकरी ही पट्टी है। हम बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में अधिक चौड़ा है। गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई भागों में इसकी चौड़ाई और भी बढ़ जाती है। दक्षिणी भाग में इसकी अधिकतम चौड़ाई मिलती है। ओडिशा व आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों को उत्कल तट, कलिंग तट या उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। जबकि कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय मैदानों को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। लौटती हुई मानसूनी पवनों से सर्वाधिक वर्षा इसी प्रदेश में होती है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किस प्रदेश में लौटती हुई मानसूनी पवनों से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, तो हमें याद रखना है वह हमारा पूर्वी तटीय मैदान है। कम कटाचटा होने के कारण पूर्वी तट पर प्राकृतिक पोताश्रयों या बंदरगाहों की कमी है। कहीं कहीं लैगूनों का भी निर्माण मिलता है। उदाहरण के लिए चिल्का, कोल्लेरू व पुलिकट झील हैं, वो लैगून झीलों का ही उदाहरण है। पूर्वी तटीय मैदान अपने अधिक विस्तार के कारण कृषि की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण व सघन जनसंख्या का क्षेत्र है। साथियों, आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही कृषि हमारी जनसांख्यिकी का प्रमुख व्यवसाय रहा है। मैदानी भागों की भूमि कृषि के लिए अधिक उपजाऊ होती है और कृषि के लिए उपयुक्त भी होती है। तो साथियों, जहाँ मैदानी भाग हैं हम देखेंगे वहाँ का जनसंख्या घनत्व हमें अधिक देखने को मिलेगा।
या वहाँ पर जो जनसंख्या है उसकी घनी बसावट हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं साथियों पश्चिमी तटीय मैदानों की। पूर्वी तटीय मैदानों में कुछ बिंदु रह गए, मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। आप देखिए डायग्राम की सहायता से, जो हमारा उड़ीसा है वहाँ से आंध्र प्रदेश के तट तक, इसको हम उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट या कलिंग तट कहते हैं। ये याद रखना साथियों, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बंगाल की खाड़ी से संबद्ध नहीं है, उसमें उन्होंने दे दिया उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट और मालाबार तट। तो हमें याद रखना है मालाबार तट अरब सागर से संबद्ध क्षेत्र है। तो ऐसे भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हमें याद रखना है कि हमारे जो पूर्वी तटीय भाग है उसका ऊपरी भाग जो उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है उसे उत्कल तट, कलिंग तट या उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच के मैदानों को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। इसी तरह साथियों हम पश्चिमी तटीय मैदानों की बात करते हैं तो गुजरात से कन्याकुमारी के तटीय क्षेत्रों में यह पश्चिम तटीय मैदान विस्तृत हैं। यह एक सकरी जलोढ़ पट्टी है जिसमें बीच बीच में पहाड़ी भूभाग है, जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। गुजरात क्षेत्र में नर्मदा ताप्ती के मुहानों पर इसकी चौड़ाई सर्वाधिक 80 किलोमीटर तक है। साथ ही देखेंगे हम कि पूर्वी तटीय मैदानों में जो चौड़ाई है वो दक्षिण की तरफ अधिक है, लेकिन पश्चिमी तटीय मैदानों में इसकी चौड़ाई इसके उत्तरी भाग में सर्वाधिक है। नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर इसकी चौड़ाई सर्वाधिक है। कच्छ काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्री निक्षेपों की प्रधानता है। साथियों पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान है ना, इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण एवं पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। काठियावाड़ के मैदानों में रेगुर मिट्टी, जिसे हम बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित काली मिट्टी भी कहते हैं, का पर्याप्त विस्तार है। गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान कोंकण तट कहलाता है और गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तक का क्षेत्र कन्नड़ तट कहलाता है। यह अत्यधिक सकरा मैदानी भाग है। मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय मैदान मालाबार तट कहलाता है। कभी कभी मालाबार तट में हमारा कन्नड़ तट भी जोड़ लिया जाता है, तो इसे हम फिर इसके दो भाग रह जाएंगे, उत्तरी भाग कोंकण तट और नीचे मालाबार तट। तो हमें याद रखना है कि कभी कभी कन्नड़ तट को भी मालाबार तट में ही सम्मिलित कर लिया जाता है। मालाबार तट में लैगूनों की प्रधानता है और इन्हें स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है, जबकि पूर्वी भाग में लैगूनों की संख्या अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती। जो प्रमुख हैं वो चिल्का, कोल्लूरू एवं पुलिकट के रूप में ऐसे लैगून देखने को हमें मिलते हैं। लैगून वे जलीय भाग हैं जो स्थल द्वारा चारों ओर से घेर लिए गए हैं। तो साथियों सारी परीक्षाओं की जानकारी हमने भारत के मैदानी भाग की चर्चा की। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी हमने इसमें चिन्हित और इंगित किया है, आपको उसको रिवाइज भी कराया है। ऐसी परीक्षोपयोगी जानकारी के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल GIG कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग में जुड़े रहिएगा। हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।